मैंने आज तक आपको एक से एक बढ़कर इतनी बेरहम स्टोरीज सुनाई हैं कि हो सकता है वो आपने वीडियोस पूरी भी ना देखी हो। लेकिन आज की वीडियो के बारे में, आज के इस इंसिडेंट के बारे में मैं पक्का पक्का लिख के दे सकता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा फिनिश नहीं कर पाएंगे। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा ब्रूटल, सबसे पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए ही है। जो उन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते, प्लीज़ इस वीडियो को यहीं से छोड़ दीजिए। आगे का देखने लायक आपके लिए कुछ भी नहीं है। एंड दूसरा, जिसने सारा कुछ किया था और जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसके अंदर उसने क्लियर कट कहा था कि या तो मुझे जेल के अंदर हमेशा के लिए रखना या फिर मुझे मौत की सजा दे देना। अगर मुझे कभी जेल से बाहर जिंदा निकाला गया तो मैं फिर यही सब करूंगा। ये मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूं। और कमाल की बात यह है कि 2026 में ये वापस रिलीज भी हो रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे बात करनी थी कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा स्टोरी को खींचता हूँ, लंबा कर देता हूँ धक्के से। देखिए, मुझे गहराई पसंद है, मुझे डीप जाना पसंद है, मुझे छोटी छोटी रील्स शॉर्ट्स में वीडियोस बनाना, स्टोरीज बताना पसंद नहीं है। मैं तो इतना तक बताऊंगा कि अगले ने सांस कितनी बार ली थी, इतनी डिटेल मैं बताऊंगा। अगर आपको पसंद हो तो देखिए, वरना आप और भी बहुत सारे चैनल्स हैं उनके ऊपर जाकर देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थिंग, आप प्लीज़ अगर खाना वाना खा रहे हो तो उसको साइड कर दीजिएगा। इस स्टोरी को देखते हुए तो आप खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकते, उल्टी आपको भी आ जाएगी। बट उससे पहले ये स्टोरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, इतनी ज़्यादा ब्रूटल है कि मेरा लाइक्स वगैरह की डिमांड करने का कोई मन नहीं कर रहा। अगर आपका मन करे तो कर दीजिए, वरना मत करिए। बट लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही इनफेमस स्टोरी को समझने के लिए हमें जर्मनी के अल्बन हाउस में जाना पड़ेगा। और दिन था 24 मई 1969 का, जब यहाँ फ्रैंक गस्ट नाम का एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। बट फ्रैंक की किस्मत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि जिस घर में पैदा हुआ था, इसका सगा बाप वो इतना बड़ा बेवड़ा, इतना ज़्यादा दारू का चस्का उसको लगा हुआ था कि अपने बच्चे के पैदा होने पर 3 दिनों तक वो हॉस्पिटल भी नहीं आया अपनी वाइफ से या फिर अपने बच्चे से मिलने के लिए। और ये बात वहाँ खड़े फ्रैंक की माँ डैगमा और उनके सभी रिश्तेदारों को इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि सभी ने डैगमा को समझाना शुरू कर दिया कि तुमने अपनी ज़िंदगी में गलत लाइफ पार्टनर चूज़ किया है। इसके बाद से ही फ्रैंक की माँ के भी माइंड में बहुत अजीब अजीब थॉट्स आने लगे। ऑब्वियस सी बात थी, सभी को ये होता है कि एटलीस्ट इस टाइम पर तो सारा परिवार एक साथ हो, और ख़ास तौर पर बच्चे का बाप ही जब हॉस्पिटल ना आए और दारू पीकर कहीं गलियों में पड़ा हो तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। यहाँ डैगमा को भी बुरा लगा और 3 महीने ही बीते थे कि डैगमा ने डाइवोर्स लेने का सोचा। फाइनली ये डाइवोर्स भी हो चुका था। फ्रैंक का बाप तो डाइवोर्स लेने के लिए फाइल हाथ में लेकर घूम रहा था, उसको अपना पीछा छुड़वाना था। लेकिन फ्रैंक का एक बड़ा भाई वो भी डैगमा के हिस्से में आया और फ्रैंक भी अब डैगमा के हिस्से में था। यानी कि 2 बच्चों की केयर अकेले अब डैगमा को करनी थी। तब डैगमा की माँ यानी कि फ्रैंक की नानी ने इन सभी को अपने घर बुला लिया और डैगमा अब अलग से नौकरी करने लगी, जबकि फ्रैंक की नानी यानी कि डैगमा की माँ दोनों बच्चों का ध्यान रखती। लेकिन ये सब बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला। डैगमा की माँ बहुत बीमार पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से मजबूरन डैगमा को नौकरी भी छोड़नी पड़ी। अब डैगमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का भी इलाज करवा ले और दोनों बच्चों के भी ध्यान रख ले। इतने पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए मजबूरन फ्रैंक को उसने एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और वहीं पर अब फ्रैंक बड़ा होने वाला था। अब आप बस सोच कर देखिए, बहुत छोटी सी उम्र में ही, लगभग 1 साल का भी नहीं हुआ था उस टाइम पर फ्रैंक। और जब ये इस अनाथ आश्रम के अंदर शिफ्ट हुआ, यहाँ ना तो फ्रैंक को खाने पीने के लिए कुछ ढंग का मिलता, ना ही उसके साथ संगत जो वहाँ आसपास बच्चे रह रहे थे वो कुछ ठीक थे, ना ही वहाँ का जो स्टाफ जो इन बच्चों की देखभाल कर रहा था वो भी कुछ खास नहीं। 4 साल की उम्र तक फ्रैंक उसी अनाथ आश्रम में रहा। और ये जो शुरुआती जिंदगी के कुछ साल थे उसके, तकरीबन 4 साल, ये 4 साल कुछ ऐसे थे जिसमें उसने अकेला रहना सीख लिया था। जो उसका माइंड डेवलप होना था वो उसने सीख लिया था। उसको नहीं पता परिवार का प्यार क्या होता है, उसको कभी मिला ही नहीं, और बात बिल्कुल ठीक भी थी। बट 4 साल की उम्र के बाद फ्रैंक की माँ डैगमा ने आसपास से अपनी नौकरी वगैरह करके इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि उसने एक अलग से छोटा सा घर खुद का खरीदने का सोचा। और बाद में अपने दोनों बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। और ना सिर्फ दोनों बच्चे बल्कि डैगमा की माँ, जो कि अब उनकी तबीयत ठीक हो चुकी थी, तो डैगमा ने अपनी माँ को भी इसी घर में बुला लिया। अब ये 5 लोग इसी घर के अंदर रहने लगे। और 4 सालों में पहली बार था फ्रैंक के लिए भी जब उसको परिवार का प्यार मिल रहा था। वो अपनी माँ के साइड में जाकर सोता और जब सुबह सुबह उसकी माँ उसको कडल कर करके उठाती तो उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन उसको ये प्यार की आदत नहीं थी। जल्दी डैगमा ने फ्रैंक को एक स्कूल के अंदर भर्ती भी करवा दिया। लेकिन अब आप बस सोच कर देखिए, जो आसपास के और बच्चे थे, जो क्लास के बच्चे थे, वो अच्छे से डेवलप हो चुके थे, उनको फैमिली का प्यार मिला था। लेकिन यहाँ फ्रैंक वो बिल्कुल अलग, वो हमेशा चुपचाप सा रहता। उसको पता ही नहीं कि इन सबके साथ कैसे घुलना मिलना है,
कैसे अपने स्कूल को पूरा स्पेंड करना है। इनफैक्ट बच्चों ने यहाँ फ्रैंक को बहुत ही बुली करना शुरू कर दिया और जब सिर्फ फ्रैंक 5 साल का था तब सबके सामने उसके ही दोस्तों ने उसकी पैंट्स को नीचे किया, जो उसके प्राइवेट पार्ट थे उसके ऊपर उन्होंने आइसक्रीम वगैरह लगा दी और एक डॉग जो साइड में ही स्ट्रे डॉग था, स्ट्रीट डॉग, उस डॉग को पास बुलाकर बेचारे फ्रैंक के बच्चा ही था उस टाइम पर, वो उसके प्राइवेट पार्ट को लिक करने दिया ताकि वो डॉग वो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर लगी हुई आइसक्रीम को खा सके। इस टाइप का टॉर्चर फ्रैंक इतनी छोटी उम्र में झेलने लगा था। जब फ्रैंक 8 साल का हुआ तब डैगमा ने अपना एक और लाइफ पार्टनर बनाया, यानी कि अब फ्रैंक का स्टेप डैड, सौतेला बाप, वो भी अब इस घर के अंदर शिफ्ट हो चुका था। उसका नाम आज तक कभी पता नहीं चल पाया, कभी रिवील नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी बहुत बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। ये अलग ही लेवल की भसड़। इसने आते ही पूरे घर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट कौन कितनी बार खाना खाएगा, क्या खाएगा, ये सब कुछ फ्रैंक का सौतेला बाप ही डिसाइड करता था। अब ऑब्वियसली ये बात डैगमा को भी बुरी लगी। डैगमा के दोनों बच्चे भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे थे और डैगमा की माँ ये भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इतनी ज़्यादा परेशान हुई डैगमा की माँ कि उसने फ्रैंक के बड़े भाई और खुद को इस घर से निकालने का सोचा। अब आप बस सोच कर देखिए, इतने बुरे एनवायरनमेंट के अंदर फ्रैंक की माँ डैगमा, फ्रैंक खुद और ये अब सौतेला बाप इनका, ये 3 लोग इस घर के अंदर बचे हुए थे। फ्रैंक की अब जिंदगी लिटरली नरक बनने वाली थी। इनफैक्ट अगर फ्रैंक कभी भी बिस्तर के अंदर बाथरूम वगैरह कर देता तो उसका सौतेला बाप उसको इतनी बुरे तरीके से मारता कि एक ट्रॉमा बैठ चुका था फ्रैंक के माइंड में। फ्रैंक को एक बात समझ में आ चुकी थी कि इस घर के अंदर रहना है तो उसको डिसिप्लिन में रहना होगा। कुछ भी काम वो अटपटा नहीं कर सकता, बच्चों वाली कोई हरकतें नहीं कर सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम पर फ्रैंक की माँ डैगमा वो क्या कर रही थी, उसने कोई बीच में इंटरफेरेंस क्यों नहीं करी। बट ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फ्रैंक 9 साल का हो चुका था और तब वो स्कूल में से अपनी पॉकेट मनी बचाकर पूरा अपने ही एक दोस्त से एक छोटा सा सुअर का बच्चा उसको खरीद कर ले आया। और जैसे ही फ्रैंक इस सुअर के बच्चे को घर लेकर पहुंचा, छोटे से पिग को, तुरंत उसके बाप ने उसको मारना शुरू कर दिया। पिग का बच्चा तो साइड में बैठा हुआ था, लेकिन फ्रैंक उस पिग को लाने के लिए बहुत बहुत बुरे तरीके से पीटा, क्योंकि घर के अंदर किसी और चीज़ को लाना ये डिसिप्लिन के खिलाफ था। फ्रैंक समझ चुका था कि वो अपने इस छोटे से नए दोस्त को अपने साथ नहीं रख सकता, उसको यहाँ से बाहर लेकर जाना पड़ेगा वापस। फ्रैंक अपना छोटा सा मुंह लेकर वापस उस बच्चे को हाथ में लेकर घर से बाहर निकला और तुरंत अपनी नानी के घर पर गया। नानी को जाकर समझाया कि नानी, मैं एक छोटा सा बच्चा लेकर आया हूँ खरीद कर इसको, अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर। लेकिन नानी ने मना कर दिया कि नहीं, घर में इसके बाल बाल हो जाएंगे, सब कुछ खाता पीता फिरेगा, इधर उधर सुसु पोटी करेगा, मुझे इसको घर में नहीं रखना, इसको लेकर तुम भी यहाँ से बाहर निकलो। फ्रैंक उस छोटे से बच्चे को लेकर वापस घर के बाहर आ चुका था, लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। इसलिए उसने तुरंत साइड में पड़ी हुई एक छोटी सी रस्सी उठाई, उस रस्सी को उस पिग के गले के अंदर बांधकर एक पेड़ के साथ उसको बांधा। अब आपको लग रहा होगा कि वो इसे यहीं छोड़कर जाने वाला था, नहीं, साइड में पड़ा हुआ उसने एक बहुत बड़ा सारा पत्थर उठाया और उस सुअर के बच्चे के ऊपर ऐसे फेंक कर मारा। बेचारा वो सुअर का बच्चा उस टाइम पर पूरा लैमिनेट हो चुका था रोड के ऊपर। लेकिन अब आप बस सोच कर देखिए, एक 9-10 साल का बच्चा, क्या वो इन चीज़ों को टॉलरेट कर सकता था? इस मोमेंट पर अच्छे खून देखकर डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक डरा नहीं। इनफैक्ट उसको बहुत ही अच्छा सा फील हुआ। सुअर के बच्चे के सारे अंदरूनी अंग बाहर आ चुके थे, उसकी आंतें, उसका पेट, उसका सारा दिल वगैरह वो फटकर बाहर आ चुका था रोड पर। लेकिन उससे डरने के बजाय फ्रैंक उसी मरे हुए सुअर के बच्चे के साइड में बैठा और अपने हाथ उस मरे हुए सुअर के पेट के अंदर डालकर उसकी आंतों के बीच में फंसाकर आराम से सुकून लेने लगा। उसको प्लेजर मिल रहा था। काफी देर तक अपना हाथ मरे हुए सुअर के पेट के अंदर फंसाकर उसकी जो गर्मी थी उसको वो महसूस हो रही थी। जो खून गरम गरम अभी अभी बाहर निकल रहा था, उससे उसको बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था। ये चीज़ किसी के लिए भी आम नहीं थी और यही टर्निंग पॉइंट होने वाला था इस फ्रैंक के लिए। पूरी जिंदगी का अब आने वाला जो उसका टाइम था वो बहुत बहुत अलग होने वाला था। आधी आधी रातों को उठ कर फ्रैंक अपने घर से बाहर आ जाता, गार्डन में बैठा रहता, क्योंकि उसके जो पड़ोसी थे, इन पड़ोसियों ने बहुत सारे आसपास में जानवर, पालतू जानवर पाले हुए थे। किसी ने खरगोश, किसी ने सूअर, किसी ने कुत्ता वगैरह। और ये वेट में रहता कि जब आसपास के सारे पड़ोसी सो जाएंगे तो चुपके से किसी के गार्डन में जाकर कोई एक आधा खरगोश उठा लाएगा, कोई छोटा मोटा कुत्ते का बच्चा उठा लाएगा। और अब आप बस सोच कर देखिए, आधी रात के टाइम पर फ्रैंक पड़ोसियों के गार्डन के अंदर कूदता, वहाँ से किसी खरगोश को उठाकर अपने गार्डन में लेकर आता और अपने नंगे हाथों से ही, कोई औजार नहीं, कोई पत्थर वगैरह नहीं, कोई चाकू नहीं, अपने नंगे हाथों से ही बेचारे खरगोश का ऐसे गला घुमाकर उसकी जान लेकर अपने हाथों से ही, एक 10 साल का बच्चा अपने हाथों से ही उसके पेट को चीर फाड़ता और वापस अपना हाथ मरे हुए जानवर के पेट में डालकर
पूरी पूरी रात वहीं सोता रहता और जैसे ही सुबह होती सबके उठने से पहले ये चुपचाप उस मरे हुए जानवर को खड्डा खोदकर अंदर दफना कर वापस अपने कमरे में जाकर हाथ पैर मुंह नहा धोकर वापस अपने परिवार से जाकर मिलता। जल्दी ही फ्रैंक को यह एहसास हो चुका था कि वो किसी की जान लेता है, इसमें उसको कोई भी मज़ा नहीं आता, बल्कि उसको तो मज़ा आता है वो गर्मी फील करने में जो किसी भी मरी हुई चीज़ के अंदर होती है। सो उसने जिंदा जानवरों को ही चीर फाड़ करके अंदर हाथ डालकर वही सोना जारी रखा। लेकिन अब धीरे धीरे फ्रैंक बड़ा हो रहा था, प्यूबर्टी उसको हिट कर चुकी थी और अब उसके नेचर में चेंजेस आने वाले थे। फ्रैंक किस लेवल का इन सब चीज़ों के अंदर डूब चुका था इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि वो किसी भी जानवर की जान लेता तो जितना भी खून पहले वो वेस्ट कर रहा था सभी जानवरों का ऐसे इधर उधर वो बह जाता, लेकिन अब उसने उस ब्लड को कलेक्ट करना शुरू कर दिया बाल्टियों के अंदर और उन बाल्टियों को भर भर के वो अपने कमरे में रखता। और जैसे उसको मौका मिलता अपने बाथरूम के अंदर जो टब लगा हुआ था नहाने वाला, उन टब के अंदर उस खून को सारा खाली करके बाल्टियों से उस खून के अंदर पूरा पूरा दिन वो उसी के अंदर बैठा रहता, क्योंकि उसको ये बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था, उसको इसमें मज़ा आ रहा था। बट काफ़ी टाइम तक ये सब कुछ करते करते अब उसको कुछ नया चाहिए था। इन सब चीज़ों से वो बोर हो चुका था। जो सेटिस्फैक्शन उसको इन चीज़ों को करने से पहले मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा। मतलब अब उसको कुछ आगे बड़ा करना था ताकि वो जो पहले उसको सेटिस्फेक्शन मिलती थी उसी को दोबारा फील कर सके, खुद को प्लेजर कर सके। बट उसको कहीं से भी कुछ बड़ा करने का कोई मौका नहीं मिल रहा। आसपास कोई भी बड़ा जानवर नहीं जिसका वो ये हाल करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। इसलिए उसको ध्यान आया कि जो उसकी नानी का घर है उसके आसपास काफ़ी सारे घोड़े वाले लोग भी रहते हैं जिन्होंने घोड़ा पाला हुआ है। सो वो बार बार अपनी नानी के घर पर जाने लगा और जैसे जैसे वो नानी के घर पर रातों को रुकता, रातों को निकल कर स्पेशली वो पड़ोसियों के घर पर जाता, उनकी बेल बजाता ताकि वो उनके घोड़ों के पास बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सके। और ऐसे ही उसकी नानी के घर के बिल्कुल बराबर वाला घर जिसके अंदर एक अकेला बूढ़ा आदमी रह रहा था। और जब फ्रैंक ने उस बूढ़े आदमी को पहली बार देखा और उसने पूछा कि क्या आपके पास ये घोड़ा जो है इसके साथ मैं थोड़ी देर खेल सकता हूँ, तो उस आदमी ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। पूरी पूरी रात फ्रैंक उस घोड़े के साथ बैठकर सिर्फ बातें करता रहता और उस बूढ़े आदमी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और तकरीबन 5-6 रात इस तरीके से बिताने के बाद उस आदमी ने फ्रैंक के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। और जब रात के टाइम पर जैसे ही फ्रैंक उसके घर पर आता वो आदमी फ्रैंक को अंदर बुला लेता और अंदर बुलाकर उसको अच्छे तरीके से तैयार करके, अब आप बस सोच ही सकते हैं, फ्रैंक के मुंह पर होठों पर लिपस्टिक वगैरह लगाकर उसको वही थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगाकर तैयार करके मेकअप करके उसका ये बूढ़ा आदमी इस फ्रैंक के साथ संबंध बनाता। और इस चीज़ के अंदर फ्रैंक को भी मज़ा आ रहा था। अब ना सिर्फ फ्रैंक को ये चीज़ अच्छी लग रही थी क्योंकि वो उसको संबंध बनाने के बाद घोड़े के साथ टाइम स्पेंड करने दे रहा था, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ता ऐसा करने के बाद उस आदमी ने अपने और दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया और वो सभी दोस्त आकर, वो सभी बूढ़े बूढ़े लोग आकर इस 10-12 साल के बच्चे के साथ संबंध बना रहे थे। सबको बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन ये चीज़ अब ट्रॉमेटाइज कर रही थी फ्रैंक को और ये चीज़ उसके माइंड में बहुत बहुत गंदी हिट कर चुकी थी। 15 साल की उम्र होते होते फ्रैंक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, कभी अपनी नानी के घर पर आकर, कभी उस बूढ़े आदमी के घर पर जाकर जहाँ उसके साथ वो सब कुछ होता, या फिर कभी अपनी माँ के घर पर रहकर। सभी उसको सिरे से इग्नोर कर रहे थे, कोई भी उसका कुछ खास ध्यान नहीं रखता। फ्रैंक क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं। फ्रैंक बहुत बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका था और इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया और घर छोड़कर वो सीधा जो यहाँ एक यूथ शेल्टर बना हुआ था एल्बरहाउजन शहर के अंदर, वहाँ उस शेल्टर के अंदर जाकर उसने कह दिया कि देखिए मैं अपना घर छोड़कर आ चुका हूँ और मुझे यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए। अब जैसे ये बात उस स्टाफ ने सुनी, उन्होंने तुरंत कहा कि आप अपने घर वालों का नंबर दीजिए, हमें पहले उनसे बात करनी होगी। और जैसे उन शेल्टर वालों ने डैगमा से बात करी कॉल पर, डैगमा ने कह दिया कि ये बच्चा आपके पास आया है, आपका फ़र्ज बनता है इसका ध्यान रखने का, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं भी रहे, आपके पास रहे, आप इसको संभालिए। जैसे ये बात उन शेल्टर वालों ने सुनी, उन्हें तुरंत फ़ोन रखा, फ्रैंक को वो अंदर लेकर गए और उसका वो बेड दिखा दिया कि आज से तुम यहाँ पर रह सकते हो। फ्रैंक को यही तो चाहिए था। फ्रैंक अपनी फ्रीडम देख रहा था। 15 सालों से अपनी ज़िंदगी जो वो जीता आया था उसको ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, उसको अपनी आज़ादी वाली ज़िंदगी चाहिए थी जिसके अंदर वो कुछ भी करे, किसी को कुछ फ़र्क ना पड़े। फ्रैंक कई दिनों तक शेल्टर से गायब रहने लगा, लेकिन उसको कोई भी पूछने वाला नहीं था। जिस भी टाइम पर वो शेल्टर के अंदर आता अपने उसी बेड पर आकर सो जाता, लेकिन स्टाफ को ये चीज़ अजीब लग रही थी कि ठीक है तू कहीं भी बाहर रह रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने बेड की साफ़ सफाई रख, खुद की भी साफ़ सफाई रख। क्योंकि शेल्टर वालों ने बताया कि फ्रैंक जब भी यहाँ पर रहता उसने आज तक कभी शेल्टर का बाथरूम यूज़ नहीं
नहीं किया, वो कभी नहाने के लिए नहीं गया, पर्सनल हाइजीन उसने कभी भी मेंटेन नहीं करी। और ऐसे ही एक सडन टाइम पर इन शेल्टर वालों ने भी फ्रैंक से पूछ लिया कि आखिर तू बता तो दे करता क्या है, क्योंकि 15 साल के आसपास की तेरी उम्र है, नौकरी तू कर नहीं सकता, पढ़ाई तूने छोड़ छाड़ दी, उससे कोई मतलब नहीं है, आखिर तू करता क्या है, इतने इतने दिनों तक गायब रहता है। तब फ्रैंक ने बताया कि देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से निकलकर कब्रिस्तान जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत सुकून मिलता है, और जब मैं यहाँ पर रात को नहीं आता तो मैं उन्हीं कब्रिस्तान के अंदर सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है वहाँ पर जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। जब ये बात उन शेल्टर वालों ने सुनी, उनका दिल दहल गया कि एक 15 साल का बच्चा ये सब कुछ बोल रहा है, क्या उसको डर नहीं लगता? लोग रात में वहां जाने से डरते हैं, लेकिन ये तो रात में वहां जाकर सो जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल था? तब फ्रैंक को इस एल्बरहाउजन शहर के सिविल हॉस्पिटल के बारे में पता लगा, सरकारी हॉस्पिटल, और इस सरकारी हॉस्पिटल के बराबर में ही उसका मॉर्चरी भी बनी हुई थी, जो शवगृह वहां बना हुआ था, उसके बारे में पता चला। और रात के टाइम पर इस फ्रैंक ने इस मॉर्चरी हाउस के ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी कि क्या इसकी टाइमिंग है, कब ये खुलता है, कब बंद होता है, गार्ड यहाँ कब बैठता है। अब आप बस इमेजिन कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। जी हाँ, रातों के टाइम पर ये फ्रैंक इस मॉर्चरी हाउस के आसपास घूमता रहता, और जब भी उसको मौका मिलता ये तुरंत इस शवगृह के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता। और अब आप बस सोच कर देखिए, इस शवगृह के अंदर कोई आम शव नहीं रखे जा रहे थे, मतलब कि सिर्फ वही शव यहाँ पड़े होते थे, या तो जिनकी पहचान ना हुई हो, जिनका एक्सीडेंट हुआ हो, कोई नेचुरल मौत ना मरा हो, इसी तरीके के शव यहाँ पर रखे जा रहे थे। उनका पोस्टमार्टम कर कुरा के यहाँ उनको फिक्स कर दिया जाता, और बाद में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वेट की जाती। लेकिन इस बीच में जो वेटिंग पीरियड था, इसी का फ़ायदा ये फ्रैंक उठा रहा था कि जाकर वहाँ किसी भी शव को, जो वो ट्रे होती है जिसके अंदर वो ड्रॉर होता है जिसके अंदर वो शव रखा जाता है, उन ड्रॉर्स को खोलकर जहाँ जहाँ से इन डॉक्टर्स ने पहले इन शव को काटा पीटा था पोस्टमार्टम करने के लिए, उन्हीं जगहों से वहाँ के टाके खोलकर, खुद से सोच कर देखिए आप, अब 16 साल का बच्चा उन शवों के टाके खोलकर अंधेरे में, घुप अंधेरे में उनके अंदर हाथ डालकर, इंसानी शरीर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, किसी जानवर की बात नहीं कर रहा, उन इंसानी शरीर के अंदर, मरे हुए इंसानी शरीर के अंदर हाथ डालकर पूरी रात या तो उनके साइड में खड़ा रहता, और अगर कोई ड्रॉर उसको नीचे मिलता तो उस ड्रॉर वाले शव के अंदर हाथ डालकर पूरी रात वहीं बैठा रहता, और सुबह जैसे ही ये मॉर्चरी खुलने का टाइम होता, उससे पहले ही वो यहाँ से बाहर निकल जाता। अब इसके बाद जो हुआ वो सच में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला इंसिडेंट था, और ये वो टर्निंग पॉइंट था जब सबको पता लगने वाला था कि ऐसी कुछ चीज़ भी यहाँ पर हो रही है। जी हाँ, 16 साल का फ्रैंक एक रात बिल्कुल अपनी रूटीन इसी मॉर्चरी के अंदर वो आराम से लेटा हुआ था एक शव के साथ, लेकिन आधी रात के टाइम पर उसकी आंख खुली, और जब उसने देखा कि आसपास और भी बहुत सारे शव आए हुए हैं, उसने एक एक ड्रॉर को खोलकर देखना शुरू कर दिया। और तब उसने नोटिस किया कि एक शव जिसका सिर धड़ से अलग होने वाला है, कुछ ही उसकी जो नसें हैं, कुछ ही उसकी जो मसल्स है वो यहाँ से अटैच्ड हैं। हो सकता था उस शव का किसी ने मर्डर किया हो और उसको कहीं डंप कर दिया हो, और बाद में पुलिस वालों ने यहाँ लाकर उसका पोस्टमार्टम करवा के यहाँ मॉर्चरी में रख दिया था। लेकिन जैसे ही ये शव इस फ्रैंक को दिखा, उसने उस ड्रॉर को पूरा बाहर निकाला। 16 साल के बच्चे ने उस पूरे शव को बाहर उठाकर उस ड्रॉर से, जो बेंच यहाँ पड़ा हुआ था बीच में, इस शव गृह के बीच में बिल्कुल, उस बेंच के ऊपर इस शव को रखा। जो गर्दन उससे अभी भी अटैच्ड थी उस धड़ से, उस गर्दन को पूरा घुमाकर उसने अलग कर दिया, और उस गर्दन को ले जाकर इस मॉर्चरी हाउस के जो मेन गेट था, अंदर की साइड उसने मेन गेट के ऊपर रख दिया, और खुद जाकर, अब आप बस सोच कर देखिए, जो बेंच के ऊपर उसने शव रखा था उसके ऊपर पहले उसने लेग्स क्रॉस करके खुद बैठा, और उसी की छाती के ऊपर सिर रखकर सो चुका था। और ना सिर्फ सोया, बल्कि अपना हाथ, उसने जो गला यहाँ से कटा हुआ था पूरा, उसी गले के अंदर अपना हाथ डालकर आराम से नींद ले रहा था। और जैसे ही सुबह हुई, इस टाइम तक फ्रैंक की नींद नहीं खुली थी, और सुबह होते ही जो यहाँ का गार्ड था उसने दरवाज़ा खोला, और उस दरवाज़ा खोलते ही उसको सामने यहाँ बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर एक खोपड़ी रखी हुई दिखाई दी, और इस शव गृह के बिल्कुल बीच में एक बेंच के ऊपर सिर कटा हुआ शव पड़ा हुआ था, और उस शव के ऊपर एक 16 साल का बच्चा सो रहा था। बट उस टाइम पर अगर फ्रैंक को पुलिस के हवाले किया जाता किसी भी शव के साथ ऐसे छेड़छाड़ करने के लिए, तो हो सकता था जो आगे आने वाला था उसको रोका जा सकता था। लेकिन नहीं, हॉस्पिटल के स्टाफ वालों ने फ्रैंक को ऐसे डरा धमका कर यहाँ से भगा दिया, और उसके बाद फ्रैंक कभी इस शव गृह के अंदर नहीं आया। लेकिन 1992 तक आते आते उसकी वही पुरानी फैंटेसी, एक घोड़े को मार कर उसके साथ ये सब कुछ करने की, ये फैंटेसी दोबारा जाग चुकी थी। लेकिन अभी भी उसके माइंड में सब कुछ था कि अगर वो किसी घोड़े को इस तरीके से मारेगा
तो हो सकता है घोड़ा उसके ऊपर पलटवार कर दे, हो सकता है उसको वो लात मार दे, क्योंकि वो अभी भी छोटा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी घोड़े के साथ लड़ सके। बट 1992 तक आते आते उसने सरकार से अपना एक हंटिंग लाइसेंस बनवा लिया। अब वो एक शिकारी था, एक रजिस्टर्ड शिकारी जो किसी भी जानवर की जान ले सकता था। इसी हंटिंग लाइसेंस के बिहाफ पर उसको एक राइफल भी मिल गई, क्योंकि जिससे वो शिकार करने वाला था इन सभी जानवरों का, सरकार की तरफ से उसको एक राइफल भी दे दी गई। और फाइनली अब वो दिन आने वाला था जब उसकी ये फैंटेसी भी पूरी होने वाली थी। अब आप बस सोच कर देखिए, दिन दहाड़े भरी दोपहरी के अंदर शहर के आउटर इलाके में जो खाली मैदान पड़े हुए थे, उसको वहाँ एक खेत के अंदर घोड़ा चरता हुआ दिखाई दिया। तुरंत ये अपनी राइफल लेकर उस घोड़े से थोड़ी दूर उसने अपना निशाना लगाया और 2 शॉट्स फायर किए। बेचारा वो घोड़ा नीचे गिर चुका था। ये दोनों गोलियां जाकर उसके पेट में लगी और घोड़ा अभी भी जिंदा था, वो मरा नहीं। लेकिन उसके नीचे गिरते ही फ्रैंक भागकर तुरंत इस घोड़े के पास गया और जहां से वो गोली लगी थी वहां छेद हो चुका था और इसने अपनी दोनों उंगलियां डालकर, दोनों हाथों की पहली उंगली डालकर उस छेदों को बड़ा करना शुरू किया और इसने पूरा बेचारे उस घोड़े का पेट चीर दिया। अब आप बस सोच कर देखिए, ये घोड़ा अभी भी जिंदा है, बेशक उसके शरीर से बहुत भयंकर खून बाहर निकल रहा है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। और यही वो मोमेंट वेट कर रहा था फ्रैंक कि ये घोड़ा जिंदा होना चाहिए, ये मरना नहीं चाहिए अभी, ताकि मेरी फैंटेसी मैं पूरी कर सकूं। तुरंत उसके पेट को फाड़ कर, अच्छे से चीर कर फ्रैंक ने अपने सारे कपड़े निकाले, A to Z, एक भी कपड़ा उसके शरीर में नहीं, और तुरंत वो इस घोड़े के पेट के अंदर अपनी लातों को घुसाकर पूरा अंदर घुसकर घोड़े के पेट के अंदर लेट चुका था। और उसको जो वो अंदर गर्मी फील हो रही थी, उससे उसको प्लेजर मिल रहा था, वो अपनी फैंटेसीज को पूरा कर रहा था। 8 सितंबर 1998 का दिन आ चुका था और ये वो टाइम था जब वो आसपास के बहुत सारे घोड़ों की जान ले चुका था। आसपास जितना भी जंगल था, उस जंगल के अंदर घूम घूम कर कोई भी जानवर उसको दिखता, वो तुरंत अपनी राइफल से उस जानवर को शूट करके वही अपनी फैंटेसीज को पूरा कर रहा था। बट 8 सितंबर 1998 की शाम होते होते ना तो उसको कोई ढंग का जानवर मिला जिससे वो खुद को फैंटेसाइज कर सके, लेकिन बारिश भी ऊपर से शुरू हो चुकी थी। अब ये बारिश उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मजबूरन उसको अपनी गाड़ी उठाकर वापस घर जाना पड़ रहा था। तो जैसे उसने अपनी गाड़ी जंगल में स्टार्ट करी, जंगल से बाहर निकला अपने घर जाने के लिए, लेकिन यहाँ अब कुछ और होने वाला था। पक्के मेन रोड के ऊपर गाड़ी चलाते चलाते सामने से फ्रैंक को दिखा कि एक हिचहाइकर है, जो लिफ्ट मांगने वाले नहीं होते, आपने देखा होगा कि टूरिस्ट होते हैं कुछ खास जो लिफ्ट मांग मांग कर पूरे दुनिया के अंदर ट्रैवल करते हैं, उनको हिचहाइकर कहा जाता है, या फिर किसी को भी कह सकते हैं आप हिचहाइकर, किसी को जाना हो तो वो लिफ्ट मांग कर जाने वाला। तो ऐसे ही यहाँ फ्रैंक को दिखा कि सामने एक हिचहाइकर खड़ा है और जैसे वो धीरे धीरे गाड़ी अपने पास लेकर गया, उस हिचहाइकर ने हाथ देना शुरू कर दिया। ये असल में एक लड़की थी जिसका नाम कैथरीन थॉमसन था। और जैसे ही इस फ्रैंक ने देखा कि एक लड़की उससे लिफ्ट मांग रही है, तुरंत इस फ्रैंक ने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए और अपना शीशा डाउन करके लड़की से बात करने लगा कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है, कहाँ जाना है। लड़की ने कहा कि मुझे आप प्लीज़ यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर दूसरा शहर है, वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। फ्रैंक ने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप बैठ जाओ मेरे साथ। तुरंत वो लड़की अपना बैग पीछे वाली सीट के ऊपर रखकर आगे कंडक्टर साइड में बैठ चुकी थी। फ्रैंक ने गाड़ी चलानी शुरू करी और चलाते चलाते दोनों ने आपस में बातें करना शुरू किया। इनफैक्ट दोनों बहुत हंस कर बातें कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ जॉक शेयर कर रहे थे और कन्वर्सेशन इनकी बहुत ज़्यादा फनी चल रही थी। बट तभी फ्रैंक के माइंड में कुछ हिट हुआ। उसको याद आया कि इस रोड पर वो अकेला चल रहा है, उसको आते जाते कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दी और ना ही इस लड़की को यानी कि कैथरीन थॉमसन को इस गाड़ी के अंदर बैठते हुए किसी ने देखा। तो क्यों ना अपने उस मोमेंट को पूरा किया जाए जो आज तक उसने बस सोचा ही था। उसको पूरा करने के बारे में कभी उसने कुछ प्रैक्टिकल करने की नहीं सोची थी, लेकिन क्या जो वो मोमेंट था उसके लिए। तो उसने अपने माइंड में प्लान बनाना शुरू किया, बात करते करते थे कैथरीन से कि उसके पास गन भी है, उसके पास सारा सामान भी है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास अपनी विक्टिम भी है, तो क्यों ना आज कुछ कांड किया जाए। तब बातें करते करते फ्रैंक ने गाड़ी साइड में लगाई और कहा कि मुझे बाथरूम करके आना है। कैथरीन ने कहा ओह कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज़ जाकर फ्रेश होकर आइए आराम से। फ्रैंक अपनी गाड़ी से बाहर निकला, बाथरूम करने के लिए गया रोड के साइड में और वापस आकर उसने कैथरीन के आगे ऐसे अपना नाटक करना शुरू किया कि उसकी गाड़ी की चाबी कहीं गिर गई है। कैथरीन ने कहा कि ओह माय गॉड, अब हम कैसे जाएंगे आगे, गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी। कैथरीन भी खुद गाड़ी से बाहर निकली और रोड के साइड में गाड़ी की चाबी ढूंढने लगी, क्या पता उसको मिल जाए। दोनों मिलकर एक गाड़ी की चाबी ढूंढने लगे और जिस मोमेंट पर कैथरीन गाड़ी से दूर होकर गाड़ी की चाबियां ढूंढ रही थी, उसी मोमेंट पर
ये फ्रैंक भागकर अपनी गाड़ी के पास आया, पिछली साइड वाला दरवाज़ा खोला उसने, पिछली सीट वाला, और सीट के नीचे उसने अपनी राइफ़ल रखी हुई थी, उस राइफ़ल को बाहर निकाला और कैथरीन के पीछे जाकर खड़ा हो चुका था। कैथरीन जहाँ चाबी ढूंढ रही थी उसने पीछे घूम कर देखा कि फ्रैंक उसके पास आया हुआ है और उसके हाथ में एक राइफ़ल है। तुरंत इस फ्रैंक ने 2 शॉट्स फायर कर दिए और ये सीधा जाकर बेचारी इस कैथरीन के गले में लगे और इंस्टेंटली कैथरीन की मौत हो चुकी थी। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मारना सिर्फ एक मजबूरी थी, ये उसका कोई क्लाइमैक्स नहीं था। मारने के बाद जो होने वाला था ये असल में बहुत बहुत दिल दहला देने वाला था। कैथरीन की जान लेकर उसकी बॉडी को पकड़कर वो अंदर जंगल के अंदर और ज़्यादा गहराई में लेकर जाता गया और अंदर ले जाकर एक अच्छी सी क्लियरिंग देखकर उसने सबसे पहले कैथरीन के शरीर से सारे कपड़े बाहर निकाले, खुद के कपड़े निकाले और इस लाश के साथ, कैथरीन की लाश के साथ उसने संबंध बनाए। ना सिर्फ संबंध बनाए बल्कि जो राइफल के आगे उसके वो चाकू लगा हुआ था, आपने देखा होगा पहले बंदूकों के आगे चाकू लगे आते थे, और इसी राइफल को पकड़कर उसने चाकू के साथ बेचारी कैथरीन के पेट को ऊपर से लेकर नीचे तक काटना शुरू कर दिया। उसने एक बहुत बड़ा चीरा लगाया। तकरीबन पहले तो उसने 4-5 बार संबंध बनाए और बाद में चीरा लगाने के बाद दोनों हाथों को कैथरीन के पेट के अंदर डालकर वो गर्मी फील कर रहा था जिसकी उसको बहुत लंबे टाइम से तलाश थी। ये प्लेजर उसको कहीं और नहीं मिल सकता, सिर्फ यही चीज़ उसको सुकून दे सकती थी। ये प्लेजर जैसे उसको मिला उसके बाद उसने दोबारा से अपनी राइफल उठाई और बेचारी कैथरीन की लाश के साथ उसने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने इतने बार वो चाकू मारे उसकी ब्रेस्ट के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर, दोनों पैरों के ऊपर, कि बेचारी कैथरीन की लाश ना रहकर एक छलनी बन चुकी थी। ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी लाश के अंदर छेद ही छेद हो चुके थे। और एंड में इसने उसी चाकू के साथ, उसी राइफल वाले चाकू के साथ बेचारी कैथरीन का सिर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी इस कैथरीन की बॉडी को पहचान ना कर पाए, इसकी आइडेंटिफिकेशन कभी ना हो पाए। उस सर को उसने एक हाथ में पकड़ा, दूसरे हाथ से मरी हुई कैथरीन के पैरों को पकड़कर वापस वो रोड तक लेकर आया। पहले तो उसने अपनी गाड़ी का पिछले वाला दरवाजा खोलकर उस सिर को अंदर रखा और उसकी लाश को वहीं छोड़कर बाकी वाली जो धड़ से लेकर नीचे पैर थे वही म्यूटिलेटेड बॉडी को रोड के साइड में छोड़कर गाड़ी उठाकर यहाँ से निकल चुका था। ये सिर अपने साथ लेकर जाने के उसके 3 मोटे मोटे कारण थे। सबसे पहला, मरने वाले की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाए। दूसरा, वो इस सिर के साथ आगे कुछ करने वाला था। और तीसरा, बाकी का जो शरीर वो वहाँ पीछे छोड़ कर आया था वो जिसको भी मिलेगा वो खुद एक बहुत ही गंदे ट्रॉमा के अंदर चला जाएगा। और ये चीज़ फ्रैंक देखना चाह रहा था। उस सिर को लेकर फ्रैंक अपनी गाड़ी घुमाते हुए आगे की तरफ गया और जब घनी रात हो चुकी थी तब उसने फाइनली लास्ट टाइम कैथरीन के सिर के साथ सोच कर देखे, आप सिर्फ उसके सिर के साथ संबंध बनाए। और फाइनली जब उसको वो प्लेजर मिल गया उसने सिर को एक चलती हुई नहर के अंदर डंप कर दिया। अगले दिन कैथरीन की लाश मिली और जैसे ये लाश मिली पूरे जर्मनी के अंदर ये हेडलाइंस बन चुकी थी, क्योंकि ये इतना ब्रूटल मर्डर था जिसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। जिसने भी इस लाश को अपनी आंखों से असल में देखा था वो जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा के अंदर जा चुका था। और ये न्यूज़ जब हेडलाइंस बनी तो फ्रैंक ने भी इस न्यूज़ को देखा और वो इस न्यूज़ को देखकर खुद बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा था कि जैसा वो सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और पब्लिक के अंदर अब डर बैठ चुका था कि जिसने भी ये कुछ किया है उसका असल आरोपी अभी भी उनके बीच खुलेआम घूम रहा है। असल में इस टाइम तक आते आते फ्रैंक की एक गर्लफ्रेंड भी बन चुकी थी जिसका नाम एल्सी था। और जब ये न्यूज़ पूरे जर्मनी के अंदर फैल रही थी उस टाइम पर फ्रैंक ने खुद अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताया कि ये जो कांड किया है ये मैंने किया है, ये मर्डर मैंने किया है। बट एल्सी को पता था कि ये काम फ्रैंक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके आगे ऐसी इमेज थी नहीं फ्रैंक की। लेकिन इस फ्रैंक ने कैथरीन का आईडी कार्ड तक एल्सी को दिखाया कि देखो इसका आईडी कार्ड मेरे पास है। पूरी डिटेल उसने बताई कि कहाँ उसने कैसे कुछ डंप किया, क्या क्या कुछ उसने इस कैथरीन के साथ किया, उसका सिर कहाँ पर डंप किया। बट ये चीज़ इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल थी खुद फ्रैंक की गर्लफ्रेंड एल्सी के लिए कि उसको विश्वास ही नहीं हुआ। इनफैक्ट अपनी गर्लफ्रेंड को विश्वास दिलाने के लिए उसको गाड़ी में बैठाकर उस जंगल में अंदर जो क्लियरिंग जहां पर उसने सारा कुछ किया था कैथरीन के साथ उस जगह पर भी लेकर गया। वहां बहुत सारा खून भी पड़ा था। बट एट द एंड एल्सी ने यही कहा कि तुम बहुत गंदा प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ, मुझे पता है तुमने सब कुछ नहीं किया और ये जो खून यहाँ पर पड़ा हुआ है ये भी असली नहीं है, ये तुमने पहले से ही यहाँ सेटअप करके रखा था सिर्फ मेरे साथ प्रैंक करने के लिए। इसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद फ्रैंक अपनी माँ डैगमा से मिलने के लिए गया शाम के टाइम पर और रात होते होते दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाने के लिए बैठ चुके थे टेबल के ऊपर। असल में डैगमा को अब टैरोट कार्ड जो होते हैं जो भविष्य देखते हैं राशियों के हिसाब से, ये कार्ड्स पढ़ना आता था। इसको कैसे
यूज़ करते हैं ये उसको पता था डैकमा को। सो जैसे ये दोनों खाना खाने के लिए बैठे, खाना खाते खाते डैकमा ने अपने साइड में पड़े अपने टैरेट कार्ड आगे की तरफ करे और उसने कहा फ्रैंक को कि मैं तुम्हारा भविष्य देख सकती हूँ और देखती हूँ आगे क्या क्या तुम करने वाले हो। सो तुरंत डैकमा ने उस कार्ड को शफल किया, लेकिन बार बार शफल करने पर डेथ कार्ड जो उसके अंदर पैक के अंदर होता है डेथ कार्ड, वो बार बार ऊपर आ रहा था। तो यहाँ डैकमा को बहुत अजीब सा लगा कि डेथ कार्ड क्यों आ रहा है बार बार। उसने दोबारा से रीशफल किया, लेकिन अगेन डेथ कार्ड ऊपर आ रहा था। और जैसे ये सब कुछ होते हुए फ्रैंक ने देखा कि बार बार डेथ कार्ड ऊपर आ रहा है, उसको माइंड में लगा कि ये साइन है कि उसको सब कुछ बता देना चाहिए अपनी माँ डैकमा को। और उसने एक एक करके सारी चीज़ें बतानी शुरू करी कि कैसे उसने उस लड़की कैथरीन का मर्डर किया था, उसने बाद में उसका सर कहाँ पर डंप किया, उसने कैथरीन के साथ क्या क्या किया था, वो सारा कुछ बताया। लेकिन एलसी की तरह यहाँ डैकमा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ही बेटा ये सब कुछ कर सकता है। उसने तुरंत इस चीज़ को डिसमिस कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं करते, अच्छी बात नहीं है। असल में फ्रैंक अपने अंदर से सबके सामने सब कुछ रखना चाह रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। वो अपने मुंह से सब कुछ उगल रहा था, लेकिन कोई भी उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं। जिसके बाद डैकमा ने ये बात अपने एक दोस्त जो कि पुलिस के अंदर लगा हुआ था, वो उस पुलिस वाले को भी बताई कि ऐसा ऐसा कुछ फ्रैंक उसको बोल कर गया है। बट उस पुलिस वाले ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं फ्रैंक को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि डैकमा और ये पुलिस वाला बहुत लंबे टाइम से दोस्त थे और उस पुलिस वाले ने फ्रैंक को बहुत पास से देखा है। उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो मजाक कर रहा होगा तुम्हारे साथ, फ्रैंक ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, ये जिसने भी किया है उसको हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। खैर धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। अब क्योंकि फ्रैंक के पास भी कुछ खास पैसे वैसे नहीं थे, कमाने धमाने का कोई खास धंधा नहीं, इसलिए उसने एक लोकल स्टोर के ऊपर नौकरी करना शुरू कर दिया। और इसी लोकल स्टोर पर पहले से नौकरी कर रही थी रूफ नाम की एक लड़की। अब पहले तो जैसे ही रूफ ने इस फ्रैंक को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा सा लड़का यहाँ नौकरी करने के लिए आया है, क्यों ना इसके साथ अच्छी दोस्ती बनाई जाए। बट जिस टाइम पर फ्रैंक ने रूफ को देखा था, उसको रूफ के अंदर कुछ बहुत अजीब सा लगा। दोनों बहुत क्लोज आ चुके थे, दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे जल्दी दोनों ने शादी भी कर ली। और इस शादी से फ्रैंक और इस रूफ को एक बच्ची पैदा हुई। अब ये पूरा परिवार कंप्लीट हो चुका था। फ्रैंक ने यहीं लोकल सोसाइटी के अंदर अपना एक घर रेंट पर भी ले लिया और एक प्रॉपर फैमिली मैन बनकर वो सबके बीच में रहने लगा। आस पड़ोसियों के आगे फ्रैंक का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा। कोई भी त्यौहार होता, फ्रैंक अपनी फैमिली को लेकर सबके पास जाता, सबके साथ सेलिब्रेट करता, सबको बहुत अच्छा लगता। बट अंदर ही अंदर फ्रैंक वेट कर रहा था सही टाइम आने का। इन बिटवीन दिस वेटिंग पीरियड फ्रैंक ने आसपास के जानवरों के साथ वही करना सब कुछ जारी रखा, लेकिन सबकी नज़रों से दूर, सबसे छुपा के। इनफैक्ट उसकी पत्नी से भी, उसकी बच्ची से भी। सबके सामने एक अलग फ्रैंक था और अलग अकेले में एक अलग फ्रैंक था। बट ये सारी चीज़ें माइंड में फ्रैंक के घूम रही थी। इसी वजह से रूफ और फ्रैंक के रिश्ते के बीच में थोड़ी दरार आने लगी, क्योंकि जब भी रात के टाइम पर ये दोनों आपस में इंटीमेट होते, उस टाइम पर गुस्से गुस्से में आकर बार बार ये फ्रैंक रूफ को बोल रहा था कि मुझे तुम्हारा दिल अपने हाथ में लेना है। अब उस टाइम पर रूफ को लग रहा था कि ये बस उसका पैशन है, पैशनेट रोमांस वो कर रहे हैं। बट वो समझ ही नहीं पाई कि अंदर से फ्रैंक उसके साथ यही करना चाह रहा है। बट फ्रैंक ने क्लियर कट मना कर दिया कि रूफ, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ इंटीमेट होने का कोई मन ही नहीं कर रहा। मेरा सारा मन जा रहा है वापस कैथरीन के ऊपर। और तब फ्रैंक ने रूफ के आगे वो सारी कैथरीन वाली बात रखी कि उसने कैथरीन के साथ क्या क्या किया था। लेकिन सबकी तरह इस रूफ ने भी मानने से मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं लगता तुम किसी के साथ ऐसा कुछ कर सकते हो, तुम एक बहुत अच्छे फैमिली मैन हो। तब एक शाम ऐसे ही अपनी गाड़ी उठाकर फ्रैंक अपने घर से बाहर निकला। उसको कुछ नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है, ऐसे ही गाड़ी घुमाकर शहर में वापस आ जाना है। बट वो अपनी गाड़ी चलाते चलाते सीधा शहर के रेड लाइट एरिया में पहुंचा और वहाँ उसको 30 साल की स्वेना डैमर नाम की ये लड़की मिली। असल में स्वेना इसी रेड लाइट एरिया में लेडी ऑफ नाइट का काम कर रही थी, समझ ही सकते हैं। और जैसे ही फ्रैंक की गाड़ी स्वेना के पास आकर रुकी, फ्रैंक ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और स्वेना इस शीशे के पास आकर फ्रैंक से बात करने लगी। फ्रैंक ने ऑफर किया, कुछ पैसे वगैरह दिए और स्वेना तुरंत आकर पैसेंजर सीट के ऊपर बैठ चुकी थी। शीशे वापस ऊपर हुए, गाड़ी स्टार्ट हुई और फ्रैंक अब गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे की तरफ ले गया। असल में जिस टाइम पर स्वेना इस गाड़ी के अंदर बैठी थी, उस टाइम पर उसने बहुत भयंकर नशे किए हुए थे और अंदर बैठते ही ये स्वेना सो भी चुकी थी। खैर इसी सोती हुई स्वेना को गाड़ी में आगे बिठाकर ये फ्रैंक इस गाड़ी को लेकर एक सिक्लूडेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर पहुंचा और वहां गाड़ी पार्क करके उसने स्वेना को जगाना शुरू किया। स्वेना को जगाकर वो पीछे वाली सीट के ऊपर लेकर आया और दोनों ने संबंध बनाने शुरू किए। संबंध बनाते बनाते भी बार बार स्वेना की आंख लग रही थी, वो गहरी नींदों में थी, भयंकर नशे में थी। और तभी वो चीज़ हिट हुई इस फ्रैंक के माइंड में। उसने पीछे वाली सीट के नीचे वही अपनी राइफल निकाली और संबंध बनाते बनाते ही
सोच कर देखिए आप, उसने ऊपर से स्वेना की खोपड़ी के अंदर 2 शॉट्स फायर कर दिए और ऑन द स्पॉट स्वेना की मौत हो चुकी थी। नींदों के अंदर ही खून पूरा उसका उछल कर गाड़ी के अंदर फैल चुका था। लेकिन इस टाइम पर बहुत बहुत रिलैक्स फील किया इस फ्रैंक ने। एंड अगेन पिछली बार की तरह इसने उसी राइफल के आगे लगे हुए चाकू से बेचारी स्वेना के इस शरीर को चीरना शुरू कर दिया। ऊपर से लेकर उसने छाती से लेकर नीचे पेट तक बहुत गहरा चीरा लगाया और अंदर के जो भी ऑर्गन्स थे वो बाहर आने को उतावले हो चुके थे। सारा खून पूरी गाड़ी के अंदर फैल चुका था। जिसके बाद इस सोच कर देखिए, फ्रैंक ने इसकी आंतों को बाहर निकाल कर अपने गले में पहना और बाकी के जो ऑर्गन्स थे जैसे कि लीवर, स्प्लीन वगैरह, पेट वगैरह, इन सभी के अंदर अपने हाथों को फंसा कर बहुत ज़्यादा प्लेजर लेने लगा। बहुत कंफर्ट उसको लग रहा था, अपने आप को फैंटेसाइज कर रहा था। बट अपने आप को पूरे तरीके से फैंटेसाइज करने के बाद इसने स्वेना के शरीर के अंदर छाती के तरफ इसने और अपने हाथ घुसाए और फाइनली अब स्वेना का दिल इस फ्रैंक के हाथ में था। उसने खींच कर स्वेना के दिल को बाहर निकाला और उसको फील किया, उसकी जो गर्मी थी उस गर्मी को फील किया। और फाइनली यह जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था अपनी फैंटेसी को पूरा करने का, वो फैंटेसी अब इसकी पूरी हो भी चुकी थी। दिल को अच्छे तरीके से फील करने के बाद जब वो ठंडा पड़ चुका था, उसके ऊपर खून जमने लगा था, तब इसने उसी राइफल वाले चाकू से दिल से जुड़ी हुई सारी नसों को काटा। वो जो एओर्टा होती है, हाईवे ऑफ ब्लड जिसको हम कहते हैं, वो सारी नसों को काट कर दिल अलग से रखा। पूरी लाश को गाड़ी से बाहर निकाला, सिर काटा, हाथ पैर काटे बेचारी स्वेना के, और रोड पर गाड़ी को ले जाकर इसने सारा कुछ वैसे ही जैसे इसने कैथरीन के साथ किया था, स्वेना की बॉडी को भी रोड के साइड में अरेंज किया। पूरी धड़ को इसने अलग रखा, पैरों को इसने अलग रखा और पैरों के बीच में वो जो दिल काटा था उस दिल को रखा और ये सिर स्वेना का अपने साथ लेकर यहाँ से जा चुका था। इस तरीके से अरेंज करने का इसका सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि जो भी यहाँ पर आकर सबसे पहले स्वेना की बॉडी को देखेगा उसको एक शॉक लगना चाहिए, उसको एक डर बैठना चाहिए पूरी जिंदगी भर का। स्वेना का सिर अपने साथ ले जाकर एक अंतिम बार अगेन इसने सिर्फ स्वेना के सर के साथ संबंध बनाए। कभी उसके गले के अंदर अपने प्राइवेट पार्ट को घुसा घुसा कर उसने संबंध बनाए, कभी बेचारी का मुंह खोल खोल कर, जो कि खून से पूरा भरा हुआ था, मुंह के अंदर ऑरली उसने बहुत ही ब्रूटल तरीके से इंटीमेट हुआ। और जब ये सारा कुछ हो चुका था, अगेन इसने स्वेना के सर को भी उसी नदी के अंदर डंप कर दिया और यहाँ से जा चुका था। अगले दिन जब स्वेना की लाश मिली, पुलिस वाले मौके पर आए और देखते ही समझ चुके थे ये जो कैथरीन की लाश मिली थी और ये जो मिली है, इन दोनों का किलर कोई एक ही है और वो अभी हमारे हाथ से बाहर है और वो हमारे बीच में घूम रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि ना तो स्वेना को किसी ने किसी के साथ जाते हुए देखा, पुलिस वालों को ये तो पता लग चुका था कि ये स्वेना है और यहाँ से गायब है इस रेड लाइट एरिया से, क्योंकि अगले दिन ही उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दायर की जा चुकी थी। लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चल पा रहा कि वो किसके साथ गई थी, कितने बजे गई थी, कौन सी गाड़ी थी, किसी ने भी उसको आते जाते नहीं देखा। लेकिन अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा डर में थे और उनसे ज़्यादा डर में थी यहाँ की लोकल पब्लिक, जिनके बीच में सब कुछ हो रहा था, क्योंकि कोई भी रात के टाइम पर घर से बाहर निकलने को राजी नहीं। इनफैक्ट लड़कियाँ तो दूर, आदमी तक अपने आप को बाहर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि कांड इतने ज़्यादा ब्रूटल थे ये दोनों ही। सो पब्लिक के साथ साथ पुलिस वाले भी वेट करने लगे कि अगला कांड कब होगा, किसके साथ होगा, और वो बस वेट कर रहे थे कि अब की बार थोड़ी सी गलती करे, कुछ तो गलती करे ये किलर जो भी है, और हम उसको उस गलती के सहारे पकड़ सकें। बट जब ये सब कुछ पब्लिक और पुलिस सोच रही थी, उस टाइम पर फ्रैंक कुछ और ही सोच रहा था। उसके माइंड में एक और फैंटेसी अब घर कर चुकी थी, और ये फैंटेसी सच कहूँ तो जितनी भी अब तक होता आया था, ये उससे भी ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी। जी हाँ, उसने माइंड में सोचा कि क्यों ना मैं किसी महिला के साथ संबंध बनाते हुए उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बॉम्ब डाल दूं। सोच कर देखिए आप, एक्सप्लोजिव बॉम्ब डाल दूं, कोई बारूद डाल दूं और उसके बाद उसको ब्लास्ट कर दूं, तो कैसा होगा, मज़ा ही आ जाएगा। जी हाँ, फ्रैंक अपनी इस फैंटेसी के लिए इतना ज़्यादा सीरियस हो चुका था कि उसने इसको प्रोजेक्ट की तरह लिया, सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, किस तरीके से एक बहुत ही पावरफुल बट छोटा बॉम्ब बनाया जाता है उसके बारे में सीखना शुरू कर दिया। और फाइनली उसका एक प्रोटोटाइप रेडी भी था। लेकिन इस प्रोटोटाइप को किसी असली इंसान के ऊपर टेस्ट करने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना मैं प्रोटोटाइप किसी जानवर के ऊपर टेस्ट करूं। खुद से पैसे देकर ये फ्रैंक एक भेड़ खरीद कर लाया और उस भेड़ को रात के टाइम पर अपने घर से दूर खेतों वाले इलाके में लेकर गया। और अब आप बस सोच कर देखिए, जहाँ ये पहले पशुओं के साथ सिर्फ चीरफाड़ करता आया था, लेकिन अब की बार उसने उस भेड़ के पीछे प्राइवेट पार्ट के अंदर
वो जो रॉड बना कर लाया था वो बारूद की रॉड उसने घुसाई। रॉड घुसाकर वो भेड़ के सामने आकर बैठा और उससे बातें करने लगा। जी हाँ, फ्रैंक के माइंड में इस टाइम पर ये नहीं था कि ये कोई पशु है या फिर ये कोई भेड़ है। उसको लग रहा था कि ये कोई जिंदा औरत है जिससे वो बातें कर रहा है और उसी के साथ ये सब कुछ कर रहा है। और यही बातें करते करते फ्रैंक उस भेड़ के आगे से खड़ा हुआ, थोड़ी दूर गया और उसके हाथ में जो डेटोनेटर था उस डेटोनेटर का बटन दबाया और बटन दबाते ही वो भेड़ जो अभी तक सामने खड़ी थी, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुकी थी क्योंकि उसके चिथड़े उड़कर पूरे खेत के अंदर फैल चुके थे। धमाका इतना ज़्यादा था कि भेड़ आगे से लेकर पीछे तक लिटरली उसका नाम और निशान गायब हो गया कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ये चीज़ अपनी आंखों के सामने होता देख फ्रैंक समझ चुका था कि अब उसको सिर्फ मारना नहीं है किसी को या फिर अपनी फैंटेसी को पूरा नहीं करना, बल्कि अब उसको टॉर्चर करना है। जिसके बाद अपने इस टॉर्चर वाले प्रोजेक्ट को अलग से पूरा करने के लिए उसने चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारी डक्ट टेप, चाकू, कैंची, सुइयाँ वगैरह, बड़े बड़े सुएं, सारी चीज़ें उसने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तब 20 जून का दिन आ चुका था और फाइनली जो उसने अपना प्रोजेक्ट टॉर्चर वाला तैयार किया था ये अब रेडी था इसको अंजाम देने के लिए। शाम के टाइम पर अगेन अपने घर से वो गाड़ी लेकर निकला और उसी रेड लाइट एरिया में पहुंचा। और यहाँ रेड लाइट एरिया में रात के टाइम पर 26 साल की सैंड्रा ऑस्टिविच नाम की लड़की खड़ी थी। और जैसे ही फ्रैंक ने पहली बार सैंड्रा को वहाँ रोड के साइड में खड़ा हुआ देखा, उसके पास ले जाकर गाड़ी रोकी। सैंड्रा घूमकर ड्राइवर सीट पर आई। फ्रैंक ने शीशा नीचे किया। दोनों के बीच में पैसों की बात हुई कि वो इतने लेगी। तब सैंड्रा भी रेडी हो चुकी थी। सैंड्रा घूमकर वापस आकर पैसेंजर सीट पर बैठी और ये गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। गाड़ी थोड़ी शहर से दूर ले जाने के बाद गाड़ी रोककर फाइनली फ्रैंक ने सैंड्रा की तरफ घूमकर उससे पूछा कि अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध सकता हूँ। सैंड्रा को लगा कि ये हो सकता है क्लाइंट की फैंटेसी हो और उसको खुश करना उसका काम है। इसके बदले उसने पैसों की ज़्यादा डिमांड करी। बिल्कुल भी मना नहीं किया फ्रैंक ने कि जो तुम कहोगी मैं तुम्हें दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ पैर बांधने दो। तब सैंड्रा रेडी हो चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अपनी साइड वाला बाहर निकली, पीछे वाली सीट पर आकर बैठ चुकी थी। तब ये फ्रैंक भी अपनी सीट से बाहर निकला, पीछे वाली साइड पर आया और उसने अपना टूल बॉक्स निकाला जिसके अंदर काफ़ी सारी केबल टाइज वगैरह, हैंडकव्स वगैरह थी, रस्सियाँ वगैरह थी। और तब इसने सैंड्रा को बिल्कुल बीच में बैठाया पिछली सीट के। एक हाथ पर उसने उसके रस्सी बांधी और दूसरी साइड ले जाकर गाड़ी में एक कोने पर बांध दी। दूसरे हाथ पे रस्सी बांधकर गाड़ी के दूसरे कोने पर बांधा। दोनों पैरों को एक एक कोने में आगे गाड़ी के बांध दिया। मतलब अब पूरे तरीके से बंध चुकी थी, हिलने का कोई सवाल नहीं सैंड्रा का। और बजाय सैंड्रा के कपड़े निकालने के इसने अपने टूल बॉक्स में से ब्लेड्स निकाले और सैंड्रा के सारे कपड़ों को काटना शुरू कर दिया। कपड़े काटकर ये दोनों आपस में इंटीमेट होने लगे और इंटीमेट होते होते ये सैंड्रा के कानों के अंदर बहुत बहुत ब्रूटल धमकियां देने लगा। फ्रैंक ने कहा कि मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक चीर दूं और तुम्हारा दिल निकाल कर तुम्हारी आंखों के ऊपर रख दूं। सैंड्रा को अभी भी लग रहा था कि ये उसकी बस फैंटेसी है, ये सिर्फ बोल रहा है और जब इसका पूरा हो जाएगा इंटीमेट ये बस इसको ऐसे ही छोड़ देगा पैसे देकर। बट यहाँ सैंड्रा बिल्कुल गलत थी। बट इंटीमेट होते होते एकदम से फ्रैंक रुका। उसने अपनी राइफल बाहर निकाली और राइफल को अपने गले पर लगाकर वो बार बार सैंड्रा को बोल रहा था कि ये लो मेरी राइफल पकड़ो और मुझे अभी कभी शूट कर दो। मुझे नहीं पता कि एकदम से इस फ्रैंक को क्या हुआ, क्या उसको गिल्ट हो गया या फिर उसका माइंड चेंज हो गया या फिर उसकी फैंटेसी पूरी हो चुकी थी, आई डोंट नो। बट वो सैंड्रा को बार बार बोल रहा था कि ये लो मेरी राइफल पकड़ो और मुझे शूट कर दो। सैंड्रा इतनी ज़्यादा डर चुकी थी, वो बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुरंत फ्रैंक ने सैंड्रा के हाथ पैरों को खोल दिया और जैसे ही हाथ पैर खुले बेचारी सैंड्रा जिसके सारे कपड़े फटे हुए थे उनको ऐसे जस्ट पकड़कर गाड़ी से बाहर निकली और बाहर की तरफ भागने लगी। बट फ्रैंक भी गाड़ी से उतरा और पीछे की तरफ अपनी राइफल उठाकर सैंड्रा को पीछे से ही 3 बार फायर कर दिए। सैंड्रा की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। बट अपने पिछले 2 विक्टिम्स की तरह अब की बार उसने सैंड्रा के साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसके दोनों हाथ काट कर पास में उसके बॉडी के रख दिए और यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर जा चुका था। ये अभी तक समझ नहीं आया, ना ही उसने अभी तक किसी को बताया कि यहाँ पर उसका मन क्यों पलटा, उसके माइंड में उस टाइम पर क्या चल रहा था जो उसने पिछले अपने 2 विक्टिम्स के साथ किया वो सैंड्रा के साथ नहीं किया। ये आज तक किसी को नहीं पता। अगले दिन सैंड्रा की बॉडी पुलिस वालों तक पहुंच चुकी थी और इसको देखते ही पुलिस वाले समझ चुके थे कि हाँ तीसरा कांड हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका किलर हमारे बीच घूम रहा है। सैंड्रा की लाश को भी देखते ही पुलिस वाले मान चुके थे कि ये भी उसी का काम है जिसने पहले 2 कांड बैठाए थे, क्योंकि वही प्रिसीजन, वही तरीका हाथ को काटने का
जो पहले 2 विक्टिम्स के अंदर देखा गया था। लेकिन आखिर ये सब काम कर कौन रहा है? अब पुलिस वालों के पास इस किलर की कोई पहचान नहीं थी, इसलिए पुलिस वालों ने इसको राइमर रिपर का नाम दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैक द रिपर था, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, जो कि 19वीं सदी के अंदर लंदन के अंदर 5 प्रोस्टिट्यूट्स के मर्डर के लिए बहुत ज़्यादा इनफेमस है आज तक। और आज तक ये कभी किसी को पता नहीं चल पाया कि जैक द रिपर आखिर था कौन। इसकी मैंने पूरी स्टोरी कवर की है, आई एम श्योर आपने ज़रूर देखी होगी वो भी। उसी के बेस पर इसका भी नाम रखा गया राइमर रिपर, क्योंकि इसका भी तरीका बिल्कुल सेम था, प्रोस्टिट्यूट्स को उठाना और उनको मारकर उनकी लाशों के साथ बहुत बहुत बर्बरता करना। बिल्कुल ऐसा ही कुछ जैक द रिपर भी तो करता था। खैर, सैंड्रा के मर्डर के तकरीबन 1 महीने बाद फ्रैंक और उसकी पत्नी को पता चला कि इन दोनों की आंटी जेरल्डीन, उसका डाइवोर्स हो चुका है और वो अपने घर में बहुत अकेला फील कर रही है। इसलिए जेरल्डीन ने फ्रैंक और उसकी पत्नी रूफ को कांटेक्ट किया और कहा कि क्या तुम भी मेरे पास थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए आ सकते हो? तो फ्रैंक और उसकी पत्नी रूफ ने मना नहीं किया। ये दोनों अपनी बच्ची को साथ लेकर जेरल्डीन के घर पर शिफ्ट हो चुके थे और यहाँ जेरल्डीन के घर में एक छोटी सी बेसमेंट थी नीचे। फ्रैंक ने सभी को बोल दिया, जेरल्डीन को बोल दिया, रूफ को बोल दिया, ये बेसमेंट सिर्फ मेरी है, इसके अंदर कभी कोई नहीं जाएगा, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इस बेसमेंट को कोई भी खोल कर नहीं देखेगा। और इस बेसमेंट के ऊपर पूरे तरीके से अब इस फ्रैंक का कब्जा हो चुका था। असल में फ्रैंक इस बेसमेंट के अंदर अपनी फैंटेसीज पूरी करना चाह रहा था, सिर्फ और सिर्फ जानवरों के साथ। उसने बहुत सारे जानवर इस बेसमेंट के अंदर ला लाकर उनके साथ वही टॉर्चर किया, वही हाथ पैर उसके अंदर फंसा फंसा कर, कभी कभी तो वो किसी बड़े डॉग को मार कर उसको पूरा पहन ही लेता, उसके सारे शरीर के ऑर्गन्स को अपने सिर के ऊपर लपेट कर इसी बेसमेंट के अंदर पूरी पूरी रात पड़ा रहता। लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था, परिवार वालों को, कि बेसमेंट के अंदर चल क्या रहा है। बट एक रात, तकरीबन आधी रात से भी ज़्यादा का टाइम बीत चुका था और फ्रैंक अभी अभी अपना कांड करके बेसमेंट से नीचे ऊपर ही आया था। तब उसने देखा कि जेरल्डीन सामने बैठी हुई है लिविंग हॉल के अंदर और बहुत परेशान सी लग रही है। तब फ्रैंक जाकर जेरल्डीन के पास बैठा और पूछने लगा कि हाँ जी आंटी बताइए क्या हुआ, आप ऐसे उदास उदास क्यों लग रहे हो? तब आंटी ने बताया कि मुझे मेरी पुरानी यादें याद आ रही हैं, हम बहुत अच्छे से रहा करते थे दोनों पति पत्नी, लेकिन अब डाइवोर्स हो चुका है। अब क्योंकि जेरल्डीन अपना सारा कुछ पास्ट बता रही थी फ्रैंक को, तो फ्रैंक ने भी बताना शुरू कर दिया कि उसने पास्ट के अंदर क्या क्या कुछ किया है। और जैसे ही उसने जेरल्डीन को बताया, जेरल्डीन को भी विश्वास नहीं हुआ और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही जेरल्डीन गायब हो चुकी थी। तुरंत जेरल्डीन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि जेरल्डीन आखिर गायब कैसे हो गई। उसका भी अभी डाइवोर्स हुआ था। तब पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल अटैक हुआ हो जेरल्डीन के ऊपर और वो बस कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हो और वो यहाँ घर से निकल गई हो। ऑब्वियसली इस टाइम पर फ्रैंक को भी एक सस्पेक्ट देखा गया, क्योंकि वो यहाँ पर रह रहा था जेरल्डीन के साथ। उससे भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चला। बट असल में उस रात जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पास्ट शेयर कर रहे थे और जैसे ही फ्रैंक ने अपना पास्ट जेरल्डीन के सामने शेयर किया और जेरल्डीन को विश्वास नहीं हुआ, तब फ्रैंक ने जेरल्डीन का हाथ पकड़ा, उसको अपनी नीचे बेसमेंट में लेकर गया और बेसमेंट में इसने बहुत सारे जानवरों की जो खाल, जो त्वचा उसने लटका रखी थी, ऐसे म्यूजियम सा बना रखा उसने। जैसी ये चीज़ें जेरल्डीन ने देखी, वो ऊपर की तरफ भागने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि जेरल्डीन ऊपर भागती, फ्रैंक ने उसको टाइटली पकड़ा और जो औजार उसने नीचे टेबल पर रखे हुए थे, उन औजारों को पकड़कर जेरल्डीन के चिथड़े चिथड़े उसने काट दिए। ना सिर्फ काटे, बल्कि अलग अलग थैलियों में भरकर उसने पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर जेरल्डीन के जो लाश के टुकड़े थे वो हर जगह डंप किए। फ्रैंक की माँ डैगमा उसको थोड़ा और अजीब लगने लगा, क्योंकि अब जेरल्डीन जो कि फ्रैंक के साथ रह रही थी वो गायब हुई थी और जेरल्डीन को फ्रैंक की माँ डैगमा बहुत अच्छे से पर्सनली जानती थी। तब दोबारा से डैगमा ने अपनी उसे पुलिस वाले दोस्त के साथ ये डिस्कस किया कि फ्रैंक उसके साथ रह रहा था और जेरल्डीन एकदम से गायब हो चुकी है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं इसके अंदर कुछ फ्रैंक का हाथ तो नहीं। और इस टाइम पर पहली बार पुलिस वालों को फ्रैंक के ऊपर शक हुआ। पुलिस वालों के ऊपर इस टाइम पर पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि 3 मर्डर पहले ही हो चुके थे और जेरल्डीन अब गायब थी। पुलिस वाले एक छोटी सी लीड को भी मिस नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए डैगमा के कहने पर पुलिस वालों की एक टीम सीधा फ्रैंक के पास पहुंची और उसके पास बहुत प्यार से सिर्फ पुलिस वालों ने इतना कहा था कि फ्रैंक, हमें तुम्हारे ऊपर शक है और हमें तुम्हारा डीएनए सैंपल चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर नई आई थी डीएनए टेक्नोलॉजी। और क्योंकि अब जो 3 विक्टिम मिले थी पहले, जो 3 प्रोस्टिट्यूट्स मिली थी, उनके शरीर के ऊपर सीमन सैंपल मिले थे और वहाँ से डीएनए मिला था। पुलिस वाले अब फ्रैंक के साथ वो डीएनए मैच करना चाह रहे थे, लेकिन फ्रैंक ने मना कर दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है डीएनए सैंपल लेने की, क्योंकि आप जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ।
फ्रैंक ने खुद पुलिस वालों को कहा कि मैं खुद चाह रहा हूं इतने टाइम से कि कोई मुझे रोके रोके रोके, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने कितने लोगों के सामने मेरी चीजों को कन्फेस किया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सारे प्रैंक समझ के मुझसे दूर चले जाते हैं, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा, मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा, जबकि कांड मैं खुद कर रहा हूं। आप चाहो तो मैं आपको एक एक चीज की डिटेल दे सकता हूं। और जब पुलिस वालों ने इस घर की बेसमेंट को चेक किया तो पुलिस वालों को सारा विश्वास भी हो गया, क्योंकि नीचे वो जानवरों की बहुत सारी खाल लटकी हुई थी, ऐसे म्यूजियम बनाकर, बहुत सारे टूल्स जिनको मर्डर करने के लिए यूज़ किया गया था, बॉम्ब बनाने का सामान वगैरह, वो सारा कुछ उसी बेसमेंट के अंदर मौजूद था। और इन सब की बिहाफ पर फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया गया। अगस्त 2001 में फ्रैंक का ट्रायल शुरू हुआ और अपने ट्रायल के अंदर खुद इस फ्रैंक ने जज के आगे गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ जोड़ कर बोला कि जनाब मुझे प्लीज़ डेथ पेनल्टी दे दो, मुझे ये जेल वेल की सज़ा पसंद नहीं है। बट दिक्कत यहाँ ये थी कि जर्मनी के अंदर मौत की सज़ा को बहुत लंबे टाइम से ही बैन कर दिया गया था। अब जर्मनी के अंदर जो सबसे बड़ी सज़ा है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, मतलब कि उम्र कैद की। इससे बड़ी वहाँ कोई सजा ही नहीं है। इनफैक्ट जब जब कोर्ट के अंदर इस फ्रैंक को ले जाया जाता तो इस सबके सामने बहुत हंस के मिलता, मीडिया के सामने उसको बात करना बहुत अच्छा लगता, और पूरी मीडिया के आगे उसने एक चीज़ क्लियर कर दी थी। उसने कहा कि या तो अगर आप मुझे जेल में रख रहे हैं तो हमेशा के लिए रखना, और अगर आपने गलती से भी मुझे जेल से बाहर निकाला तो मैं फिर वही सब करूंगा जो करने के लिए मैं आज ये सजा काट रहा हूं। मुझे कभी भी जेल से बाहर मत आने देना। और दिक्कत यहाँ ये है 2026 में फ्रैंक जेल से बाहर निकल जाएगा। इस सजा को मिलने के बाद उसकी पत्नी रूफ वो उसको छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन रूफ को कभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं दिए इस फ्रैंक ने। इनफैक्ट जेल के अंदर रहते रहते अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही इस फ्रैंक ने दोबारा भी शादी करी है, और अब इसकी नई पत्नी जो है वो उसके आगे हर चीज़ अपनी बता चुका है जो जो उसने कुछ किया था, और ये अब बहुत ज़्यादा खुश भी है। जेल में वो कई बार उससे मिलने भी जाती है, और 2026 का वो वेट कर रही है जब फ्रैंक फाइनली आज़ाद हो जाएगा। इस फ्रैंक का बाहर निकलना कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि फ्रैंक की माँ खुद डैगमा ने पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही कहा कि मेरे बेटे को कभी जेल से बाहर मत आने देना, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए खतरा है। खैर देखते हैं 2026 में अब क्या होगा। जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। इस केस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज तो हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं, जिनको मैं यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उनको मैं ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर भी नहीं डाल सकता, वरना इंस्टाग्राम मेरे को बैन कर देगा। वैसे ही हाथ पैर मुंह नहा धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है इंस्टा। खैर इस इंस्टाग्राम आईडी पर आकर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैसेजेस के अंदर मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूंगा। जिसको भी चाहिए हो वहाँ पर आकर मुझे मैसेज करे और वो ले ले। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है, आप उस ब्रॉडकास्ट चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज जो अपलोड कर सकता हूं मैं वहीं अपलोड करता हूं, और मेरे जो सारे अपडेट्स हैं उनको भी मैं वहीं देता हूं। सो आपके हाथ से इंस्टाग्राम पर फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सलोनी चोपड़ा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।